हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का लेक्चर 5, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है मेंडलीव का वर्गीकरण, मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन। ओके, तो इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि मेंडलीव ने एलिमेंट्स तथा तत्वों को किस प्रकार से वर्गीकरण किया। ओके, तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय रूसी रसायनज्ञ डिमित्री इवानोविच मेंडलीव को जाता है। ओके, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जो तत्वों को वर्गीकरण था, तत्वों को अलग अलग बांटने का जो मुख्य श्रेय वह रूसी रसायनज्ञ डिमित्री इवानोविच मेंडलीव को जाता। तत्वों की आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में उनका प्रमुख योगदान रहा। जब मेंडलीव ने अपना कार्य आरंभ किया तब 63 तत्व ज्ञात थे। ओके, तो जब मेंडलीव ने क्या है एलिमेंट्स के बारे में जानने का प्रयास किया तो तब क्या है 63 तत्व ज्ञात थे। उन्होंने तत्व के परमाणु भार एवं उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों के बीच संबंधों का अध्ययन किया। तो मेंडलीव ने क्या किया, तो मेनली उन्होंने क्या एलिमेंट तथा तत्व के परमाणु भार एवं उसके भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया। रासायनिक गुणधर्मों के अंतर्गत मेंडलीव ने तत्व की ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ बने यौगिकों को चुना, क्योंकि दोनों तत्व अत्यंत सक्रिय है तथा अधिकांश तत्व के साथ यौगिक बनाते हैं। ओके, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि रासायनिक गुणधर्मों के अंतर्गत मेंडलीव ने तत्वों के ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ बने यौगिक को क्यों चुना, क्योंकि ये दोनों तत्व अत्यंत सक्रिय है तथा अधिकांश तत्व के साथ यौगिक बनाते हैं। उन्होंने 63 अर्थात 63 कार्ड लिए एवं प्रत्येक कार्ड पर अलग अलग तत्वों के गुणधर्मों को लिखा। समान गुणधर्म वाले तत्वों के समूह बनाने पर उन्होंने पाया कि तत्व अपने परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित हो गए थे। ओके, तो इस प्रकार से उन्होंने 63 कार्ड लिए एवं उसको क्या है प्रत्येक जो कार्ड है उसको तत्व के गुणधर्मों को लिखा। साथ ही उन्होंने क्या किया, जो कार्ड है उसको समूह बनाने पर क्या है उन्होंने पाया कि जो तत्व है वह परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित हो गए थे। उन्होंने अधिकांश तत्वों को एक सारणी की तरह व्यवस्थित कर दिया जिसमें समान गुणधर्म वाले तत्व एक दूसरे के नीचे आते थे। तो इस प्रकार से उन्होंने व्यवस्थित किया। तो इस प्रकार से उन्होंने पाया कि जो समान गुणधर्म प्रदर्शित करने वाले जो तत्व है वह एक दूसरे के नीचे आते थे। यह भी देखा गया कि समान गुणधर्म वाले तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद फिर आते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने अवलोकन किया जो समान गुण प्रदर्शित करने वाले जो तत्व है एक निश्चित अंतराल के पश्चात पुनः आते हैं। इस आधार पर मेंडलीव ने आवर्त नियम दिया कि ओके, तो इस आधार पर मेंडलीव ने आवर्त नियम दिया कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार की आवर्ती फलन होता है। तो इस प्रकार से मेंडलीव ने कहा कि तत्वों की भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होता है। क्यों? क्योंकि जो तत्व है उसके जो गुण क्या होता है पुनरावृत्ति होता है, जिसकी वजह से मेंडलीव ने नियम दिया कि तत्वों की भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ को समूह या वर्ग या ग्रुप कहता है तथा क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त या पीरियड कहता है। चित्र 2, जैसे कि यहाँ पर हम लोग चित्र 2 में देख सकते हैं। चित्र 2 मेंडलीव की आवर्त सारणी। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी। ओके, तो यहाँ पर जो ऊर्ध्व स्तंभ है जैसे कि यहाँ पर है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सभी क्या है, ये वर्ग है जिसको समूह भी कहा जाता है। ओके, ठीक इसी प्रकार से जो क्षैतिज पंक्तियां है 1 2 3 4 5 एवं 6 इसको क्या कहा जाता है, तो इसको आवर्त या पीरियड कहा जाता है। ओके, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि जो वर्ग या समूह किसे कहता है, जो ऊर्ध्व स्तंभ होता है उसको क्या कहता है, वर्ग कहता है, एवं जो क्षैतिज पंक्ति होता है उसको आवर्त या पीरियड कहता है। ओके, तो जैसे कि चलिए अब हम लोग मेंडलीव की आवर्त सारणी को समझने का प्रयास करते हैं। चित्र 2 मेंडलीव की आवर्त सारणी, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं समूह फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 5 6 7 8 एवं ऑक्साइड का सूत्र दिया गया है यहाँ पर R2O RO R2O3 RO2 R2O5 RO3 R2O7 एंड RO4। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर हाइड्राइड का सूत्र दिया गया है RH RH2 RH3 RH4 RH3 RH2 एवं RH। ओके, यहाँ पर आवर्त में प्रदर्शित है जैसे कि 1 2 3 4 4 में क्या है, दो श्रेणी है, प्रथम श्रेणी के एलिमेंट्स एवं द्वितीय श्रेणी। ठीक इसी प्रकार 5 में है प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी एवं 6 में प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी। ओके, तो यहाँ पर जिस तरह के जो 1 2 3 4 5 6 7 8 तक के जो ग्रुप है अर्थात जो वर्ग है उसको क्या है 2 पार्ट्स में बांटा गया है, जैसे कि A to B
ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी एंड ए बी, और अंत में है लास्ट में है संक्रमण श्रेणी। ओके, तो चलिए इसको समझते हैं कि यहाँ पर आर क्या होता है। ओके, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जो देख सकते हैं जो आर होता है यह कार्बन के हाइड्राइड को CH4 के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पर RH4 है, तो यहाँ पर RH4 से तात्पर्य क्या होता है CH4। ओके, तो यहाँ पर क्या है जो R किसी को दर्शाता है, तो R एलिमेंट से था किसी भी तत्व को दर्शाता है। ओके, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि R किसको प्रदर्शित करता है, तो R जो है वह किसी भी तत्व के एलिमेंट्स को प्रदर्शित करता है। जैसे कि यहाँ पर R2 है, यहाँ पर R है। ओके, तो सभी में R है, तो यह इसके एलिमेंट को दर्शाता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग फर्स्ट को ले R2O से। ओके, तो चलिए यहाँ पर समझते हैं R2 के लिए क्या लेते हैं, हाइड्रोजन लेते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं तो H, उसके पश्चात 2 एलिमेंट है तो 2, और उसके पश्चात O। तो इस प्रकार से इसका जो क्या बनेगा, जो यौगिक बनेगा तो क्या बनेगा, वह H2O बनेगा था। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऑब्जर्वेशन अर्थात अवलोकन कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आ होगा। ठीक इसी प्रकार से जो CO2 होता है उसको RO2 लिखा जाता है। कैसे, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर RO2 लिखा गया, जैसे कि कार्बन के एलिमेंट रहते हैं तो यहाँ पर कार्बन एक एलिमेंट लेते हैं और ऑक्सीजन पहले से और 2, तो इस प्रकार से हमको क्या है CO2 प्राप्त होता है। ओके, तो इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि मेंडलीव ने किसी तत्व की समूह में स्थिति का निर्धारण उनके यौगिकों के आधार पर किया। ओके, तो यह एलिमेंट इस ग्रुप में आ गया या फिर ये एलिमेंट इस ग्रुप में आ गया या फिर ये एलिमेंट इस ग्रुप में आ गया, तो इसका निर्धारण किस प्रकार से किया, तो मेंडलीव ने उसका निर्धारण उसके यौगिकों के आधार पर किया। जहां पर जैसे कि देख सकते हैं R2O दिखा है, यहाँ पर RO, R2O3, RO2, तो इस अर्थात इस यौगिक के आधार पर क्या उन्होंने अलग अलग एलिमेंट्स को अलग अलग ग्रुप पर व्यवस्थित किया। साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि यौगिक के सूत्र के द्वारा तत्वों की संयोजकता ज्ञात की। ओके, तो यौगिक की जो सूत्र है उसके द्वारा संयोजकता को भी ज्ञात किया। ओके, तो इसको चलिए समझते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने यौगिक के सूत्र के द्वारा क्या संयोजकता ज्ञात करने का प्रयास किया। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल के लेते हैं R के जगह में कोई भी एलिमेंट लेते हैं हाइड्रोजन। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्या लेता है हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पर R2 था 2 मॉलिक्यूल्स तो H2O होगा। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन की कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है एवं ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ओके, तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो हाइड्रोजन की जो परमाणु संख्या कितना होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है। कितना होता है, 8। जब इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अर्थात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन का जो फर्स्ट कोष है उसमें केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, और जो ऑक्सीजन के फर्स्ट कोष में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, और जो सेकेंड कोष है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होगा। अर्थात इस प्रकार से जो हाइड्रोजन को अपना कक्षा पूर्ति करने के लिए क्या केवल 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होता है। जैसे कि यहाँ पर मैं डायग्राम के द्वारा समझा दे रहा हूँ ताकि आप लोग इसको समझने में आसानी हो। ओके, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम लोग ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की क्या है, जो फर्स्ट जो कोष है उसमें क्या है 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन डिनोट करते हैं, और सेकेंड में क्या है 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, परंतु इसके पास केवल 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अर्थात इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि हाइड्रोजन को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन के एवं जो ऑक्सीजन है उसको अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होता है। ओके, तो इस स्थिति में क्या होता है कि जो हाइड्रोजन की क्या लेते हैं हम लोग 2 मॉलिक्यूल, अर्थात हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन की 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, तो इस स्थिति में क्या होता है हाइड्रोजन क्या होता है आपस में जुड़कर अपना अष्टक को पूर्ण कर लेता है। ठीक इसी प्रकार से क्या होता है वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़कर क्या करता है अपने साझे इलेक्ट्रॉन को क्या करता है युग्मित होकर क्या बनाता है, वह जल के मॉलिक्यूल का निर्माण करता है, जिस वजह से क्या होता है हाइड्रोजन का भी अष्टक पूर्ण हो जाता है एवं ऑक्सीजन का भी अष्टक पूर्ण हो जाता है। ओके, तो इस प्रकार से जो फर्स्ट ग्रुप में क्या होगा जो इसका संयोजकता होता है वो केवल 1 होता है। क्यों, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि हाइड्रोजन का केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इस वजह से जो बहाते हैं उसमें केवल 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ओके, ठीक इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर अन्य एलिमेंट की बात करें लिथियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 3, तो इसके भी बहातों को उसमें 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। इसी प्रकार हम लोग सोडियम की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो होता है 2, 8 एवं 1, तथा इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि सोडियम के जो बाहरी कक्षा है उसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो इस प्रकार से क्या है उन्होंने ग्रुप के आधार पर क्या है उसके संयोजकता को ज्ञात किया।
इसी प्रकार से हम लोग बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम का जो परमाणु क्रमांक कितना होता है 4। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि उसके 72वें कोष में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है 2, अर्थात इस प्रकार से जो दूसरे स्तंभ के जो संयोजकता कितना होगा तो वह 2 होगा। ठीक इसी प्रकार से हम लोग बोरान की बात करें तो बोरान का परमाणु क्रमांक कितना होता है वह 5। ओके, तो उसका जो फर्स्ट कोष है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा एवं जो सेकेंड कोष है उसमें केवल 3 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि इसका संयोजकता कितना होगा तो उसका संयोजकता 3 होगा। ओके, तो इस प्रकार से सभी एलिमेंट्स का अर्थात जो इस ग्रुप में उपस्थित जो सभी एलिमेंट्स का जो संयोजकता होगा वह 3 होगा। अर्थात इस प्रकार से क्या है उसको संयोजकता के आधार पर भी कैटेगराइज किया गया है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ होगा। ओके, इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा किसी वर्ग या समूह की क्रम संख्या उस वर्ग के तत्व की ऑक्सीजन के सापेक्ष संयोजकता को दर्शाता है। कैसे, तो चलिए इसको समझते हैं। सापेक्ष तथा समानता। ओके, जैसे कि यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं वाटर का। ओके, H2O का। तो ऑक्सीजन की यहाँ पर संख्या कितना होता है 8 होता है। तो ऑक्सीजन को अपने अष्टक पूर्ण करने के लिए कितना है 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता रहता है। ठीक इसी प्रकार से क्या रहता है यहाँ पर हाइड्रोजन लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की जो संख्या कितना है वह 2 है। अर्थात इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि प्रत्येक हाइड्रोजन को क्या अपने अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 एवं 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होता है। ठीक इसी प्रकार से ऑक्सीजन का भी क्या है अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होता है। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि इसका भी संयोजकता क्या होगा, जो H2 का भी संयोजकता कितना होगा 2 होगा। ठीक इसी प्रकार से जो ऑक्सीजन का संख्या संयोजकता भी 2 होगा। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि किसी वर्ग या समूह की क्रम संख्या उस वर्ग के तत्व की ऑक्सीजन की सापेक्ष तथा समान संयोजकता को प्रदर्शित करता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आएगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डमित्री इवानोविच मेंडेलीव 1834 to 1907। ओके, तो चलिए समझते हैं कि जो डमित्री इवानोविच मेंडेलीव अर्थात मेंडेलीव कौन थे। ओके, रूसी रसायनज्ञ मेंडेलीव को आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। ओके, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जो रूसी रसायनज्ञ जो मेंडेलीव है उसको आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। इसके साथ साथ रूसी रसायन उद्योग और खनन के आधुनिकीकरण में उनका बड़ा योगदान रहा। उन्होंने पेट्रोलियम की उत्पत्ति के लिए एक सिद्धांत भी प्रतिपादित किया। रसायन शास्त्र अध्यापन की एक नई पद्धति विकसित करने के उनके प्रयास के परिणाम स्वरूप तत्वों की आवर्त सारणी को व्यवस्थित स्वरूप मिला। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेंडेलीव आवर्त सारणी का प्रकाशन 1872 में एक जर्मन पत्रिका में हुआ। ओके, तो मेंडेलीव आवर्त सारणी का प्रकाशन कब हुआ तो वह है 1872 में एक जर्मन पत्रिका में हुआ था। सारणी के ऊर्ध्व स्तंभ के शीर्ष पर ऑक्साइड तथा हाइड्राइड के सूत्र दिए गए। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि सारणी के ऊर्ध्व स्तंभ के शीर्ष पर ऑक्साइड जिसको R2O के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और तथा हाइड्राइड के सूत्र को क्या है RH के द्वारा दर्शाया जाता है। अर्थात जो ऑक्साइड होता है उसको क्या प्रदर्शित किया जाता है R एवं O के द्वारा, एवं हाइड्राइड है उसको RH के द्वारा प्रदर्शित किया गया है, जैसे कि हम लोगों ने आवर्त सारणी में देखा था। ओके, जिसमें अंग्रेजी का अक्षर R स्तंभ के किसी तत्व को प्रदर्शित करता है। अर्थात कार्बन के हाइड्राइड CH4 को RH4 तथा ऑक्साइड CO2 को RO2 लिखा गया। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने R के बारे में जाना तो R किसको प्रदर्शित करता है तो R किसी भी स्तंभ के एलिमेंट तथा तत्व को दर्शाता है। ओके, इस वजह से यहाँ पर CH4 को वहाँ पर RH4 लिखा गया एवं CO2 को RO2। मेंडेलीव ने किसी तत्व की समूह में स्थिति का निर्धारण उसकी यौगिकों के आधार पर किया। जैसे कि हम लोगों ने जाना था कि जो मेंडेलीव ने किसी तत्व की समूह में स्थिति का निर्धारण किसके आधार पर किया तो वह यौगिकों के आधार पर किया था। यौगिक के सूत्र द्वारा तत्व की संयोजकता ज्ञात की। किसी वर्ग या समूह की क्रम संख्या उस वर्ग के तत्व की ऑक्सीजन के सापेक्ष तथा समान संयोजकता को दर्शाता है। जैसे कि हम लोगों ने एग्जाम्पल के द्वारा समझा था, जैसे कि हम लोगों ने वाटर का एग्जाम्पल लिया था। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर वाटर में क्या होता है हाइड्रोजन की भी संयोजकता कितना होता है 2 होता है, ऑक्सीजन की भी संयोजकता 2 होता है। इस प्रकार की सापेक्षता समानता संयोजकता को प्रदर्शित करता है। जैसे जिस तत्व के ऑक्साइड का सूत्र R2 है वे प्रथम समूह में और जिसका सूत्र R है उन्हें द्वितीय समूह में रखा गया। ठीक इसी प्रकार से जो R2 है इसको क्या है प्रथम समूह में रखा गया है, जो इसका सूत्र R है उन्हें द्वितीय समूह में रखा गया।
क्या आप बता सकते हैं कि तृतीय समूह में ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? ओके, तो तृतीय समूह में जो ऑक्साइड का सूत्र होगा R2O3 होगा। कैसे? तो चलिए इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे कि तृतीय समूह के जो एलिमेंट्स में क्या होता है, इसका जो संयोजकता होता है क्या होता है, वह 3 होता है। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं हम लोग एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर कितना होता है, वह 13 होता है। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड का Al2O3। ओके, तो चलिए हम लोग इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा समझते हैं। ओके, तो एल्यूमिनियम का सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कितना होगा, तो होगा 2 8 एवं 3, अर्थात इसके जो फर्स्ट कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड में 3 इलेक्ट्रॉन होता है। तो चलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इसके फर्स्ट कोष में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सेकेंड में होता है 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक इसी प्रकार से हम लोग इसकी थर्ड कोष में बात करें तो थर्ड कोष में केवल 1 2 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। अर्थात इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो एल्यूमिनियम का जो क्या होता है, संयोजकता 3 होता है। ओके, ठीक इसी प्रकार से हम लोग ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो वो होता है ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो होगा 2 एवं 6, अर्थात इसकी फर्स्ट कोष में कितने 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। एवं इसके सेकेंड कोष की बात करें तो इसके सेकेंड कोष में 6 इलेक्ट्रॉन आएगा, 1 2 3 4 5 एवं 6। अर्थात इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि जो ऑक्सीजन होता है इसका जो अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होता है। ओके, तो इस स्थिति में क्या होता है, हम लोग एल्यूमिनियम की क्या लेते हैं, 2 मॉलिक्यूल लेते हैं। अर्थात एल्यूमिनियम के जैसे कि 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो क्या होगा, 2 8 3 होगा, अर्थात 3 3 6 होगा। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम के पश्चात क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा जो कि बाहर स्थान में उपस्थित होगा। ओके, ठीक इसी प्रकार से हम लोग ऑक्सीजन के यहाँ पर क्या लिया है, 3 मॉलिक्यूल है जैसे कि O3। ओके, तो यहाँ पर ले लेते वो ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो इस स्थिति में क्या होगा, ऑक्सीजन में क्या है, 2 क्या है इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उसको पूर्ण करने के लिए क्या होगा, आवश्यकता होगा। अर्थात इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए क्या है, 2 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगा। अर्थात ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं इसमें क्या होगा, 2 3 6 अर्थात 6 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगा। क्यों? क्योंकि इसके अष्टक पूर्ण करने के लिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अष्टक में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। अर्थात इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर एल्यूमिनियम की संख्या भी 6 है और ऑक्सीजन की भी संख्या 6 था। इस प्रकार के समान संयोजकों को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से आपस में मिलकर क्या है, Al2O3 था एल्यूमिनियम ऑक्साइड का निर्माण करता है, जिसकी वजह से जो एल्यूमिनियम है उसका भी अष्टक पूर्ण हो जाता है एवं ऑक्सीजन है उसका भी अष्टक पूर्ण हो जाता है। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि तृतीय समूह के ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? तो तृतीय समूह के ऑक्साइड का सूत्र R2O3 होगा। क्यों? क्योंकि उसका संयोजकता हवा 3 होता है। ओके, इस प्रकार प्रथम द्वितीय और तृतीय समूह के तत्वों की संयोजकताएं क्रमशः 1 2 और 3 है। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि प्रथम द्वितीय और तृतीय समूह के तत्वों की संयोजकता कितना होता है, तो वह क्रमशः 1 2 और 3 है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।